पिछले वर्चुअल लेक्चर में हमने बात करी थी वैज्ञानिक विधि के सोपानों की। विभिन्न विद्वानों या सामाजिक अनुसंधाताओं द्वारा जो वैज्ञानिक पद्धति के सोपान बताए गए हैं, यद्यपि उनमें पर्याप्त मात्रा में समानता नहीं है, परंतु बहुत अधिक भिन्नता भी नहीं है। अब प्रश्न ये उपस्थित हो सकता है कि किसी भी अनुसंधान के लिए अथवा अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति के किन सोपानों का सामान्यतः अनुगमन अनुसरण किया जाए। तो इसलिए अब यहाँ हम सामान्यतः किन चरणों का, किन सोपानों का अनुगमन किया जा सकता है किसी भी अध्ययन के अंतर्गत, उनकी चर्चा करेंगे। हम वैज्ञानिक पद्धति के चरणों को 9 पायदानों में, 9 पदों में, 9 स्टेप्स में विभाजित करते हैं। सबसे पहला है समस्या की चेतना एवं चयन। जैसा कि कल अपन ने चर्चा करी थी कि वैज्ञानिक पद्धति के चरणों के संदर्भ में 1933 में जॉन डेवी ने हाउ वी थिंक में सबसे पहले व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध विश्लेषण प्रस्तुत किया था। जॉन डेवी ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए जो अध्ययन करना है, उस अध्ययन से संबंधित समस्या या कठिनाई की अनुभूति उसके चिंतन का आधार होती है। वैज्ञानिक में समस्या को समझने की उत्सुकता होती है। वह जैसे ही समस्या को समझने का प्रयास करता है तो उसमें, उसके मार्ग में कुछ बाधाएं उपस्थित होती हैं। ये बाधाएं समस्या से संबंधित जो उसकी विशेषताएं हैं उनको पहचानने में कठिनाई की हो सकती है, अथवा किसी वांछित वस्तु को प्राप्त करने का साधन उपस्थित नहीं हो, वो हो सकती है, या फिर किसी अप्रत्याशित घटना की व्याख्या करने में वह असमर्थ है, ऐसी समस्या कोई हो सकती है। तो किसी भी वैज्ञानिक के लिए सबसे पहले कठिनाई अथवा अध्ययन की समस्या के संदर्भ में जानने की उत्सुकता उत्पन्न होती है। फिर उस उत्सुकता को शांत करने के लिए जैसे ही वह प्रयास करता है तो उस उत्सुकता को शांत करने में कोई बाधा उपस्थित हो सकती है। इस बाधा को दूर करने के लिए जब वह प्रयास करता है तो उसको हम ये कहते हैं कि अब उसमें उस समस्या के संदर्भ में जानकारी एकत्रित करने की चेतना का विकास हुआ है। गुडे एवं हार्ट मेथड्स इन सोशल रिसर्च में ये कहते हैं कि किसी भी समग्र में प्राय घटनाओं की असीमित विविधताएं विद्यमान होती हैं, परंतु विज्ञान उनमें से कुछ ही से अपने आप को संबंधित रखते हैं। तो किसी भी समग्र में प्राय घटनाओं की असीमित विविधता की उपस्थिति ही व्यक्ति को उस प्राय घटना के घटने के कारण की, उसकी प्रकृति की, उसकी प्रवृत्ति की, उसकी आगे की दिशा की, दशा के को जानने के बारे में उसको प्रेरित करती है। तो सबसे पहला जो बिंदु है वैज्ञानिक पद्धति का, वो समस्या के संदर्भ में चेतना और फिर उसका चयन की है कि अनुसंधानकर्ता उस समस्या के बारे में जानकारियां एकत्रित करने से प्रेरित होकर समस्या से संबंधित क्षेत्र का निर्धारण करेगा। बिना भौगोलिक क्षेत्र का निर्धारण किए हुए जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं होता, वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होता। तो क्षेत्र का निर्धारण करता है, वह समस्या का चयन करता है, उसके प्रति उसके मस्तिष्क में चेतना इस संदर्भ में उपस्थित होती है। तो पहला चरण है समस्या की चेतना एवं उसका चयन। दूसरा जो चरण है वो है प्राकल्पनाओं का निर्माण। अनुसंधानकर्ता ने अपने पूर्व के अनुभव के आधार पर किसी भी विषय क्षेत्र में उससे संबंधित उपस्थित जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए वह उसके संदर्भित जानकारियों का एकत्रीकरण करता है। अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर जो सूचनाएं
उसने एकत्रित की हैं और वर्तमान में सर्वेक्षण या अवलोकन के आधार पर जो सूचनाएं, जो दत्त उसने एकत्रित किए हैं, उसके आधार पर वह अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए एक मार्गदर्शिका का निर्माण करता है, जिसको हम प्राकल्पना यहाँ कहेंगे। ये प्राकल्पना एक अनुमानित प्रस्ताव या कथन होती है, जिसकी हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि प्राकल्पना एक अनुमानित प्रस्ताव अथवा तर्क कथन अथवा काल्पनिक विचार है, जिसकी वैधता निर्धारित करने के लिए परीक्षण हेतु इसे प्रस्तुत किया जाता है। यह अध्ययन के माध्यम से सही सिद्ध हो सकती है अथवा अध्ययन के माध्यम से गलत सिद्ध हो सकती है। लेकिन जिस व्यक्ति को अध्ययन करने का किसी भी विषय पर जितना अधिक अनुभव है, वह उसी अंतर्सूझ और सूझबूझ से प्राकल्पना का आसानी से निर्माण कर सकता है। बहुत सारे विषय ऐसे भी होते हैं जिन पर प्राकल्पना का निर्माण करना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है, तो ये अध्ययनकर्ता की विशेषज्ञता, उसकी क्षमता और उसकी योग्यता पर आधारित रहता है कि अध्ययन को ही मार्गदर्शन या दिशा प्रदान करती है। प्राकल्पना अध्ययन के माध्यम से उसको सही गलत सिद्ध किया जा सकता है या उसमें किसी तरह का संशोधन प्रस्तुत किया जाता है। तो दूसरा जो चरण है वो प्राकल्पना या उपकल्पना का निर्माण होता है। तीसरा जो चरण है वो है अनुसंधान अभिकल्प का प्रतिपादन, रिसर्च डिजाइन का फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन। अध्ययन करने वाले ने या अनुसंधाता ने, अध्ययनकर्ता ने एक समस्या का चयन कर लिया। उस समस्या से संबंधित अपने प्रारंभिक अनुभवों के आधार पर उसने प्राकल्पना का निर्माण कर लिया। अब उसे ये तय करना है कि किस प्रकार से अध्ययन को आगे बढ़ाया जाना है, किन किन लोगों से सूचनाएं एकत्रित करनी है, अर्थात हम ये कहें कि सूचनाओं के स्रोत कौन होंगे, कौन कौन सी विशेषताओं पर अध्ययन किया जाना है, किन परिस्थितियों में दत्त सामग्री का संकलन किया जाना है, ऐसी विधियां कौन सी होंगी जिन विधियों को अपनाते हुए एक अनुसंधानकर्ता अपने चयनित समस्या पर आगे बढ़ेगा, उन इकाइयों से सूचनाएं संकलित करेगा, किन परिस्थितियों में करेगा, कौन कौन वो स्रोत होंगे, ये सारा सब कुछ रिसर्च डिजाइन कहलाता है। बिना अनुसंधान अभिकल्प के निर्माण के अनुसंधान वैज्ञानिक अनुसंधान की परिकल्पना संभव नहीं होती है। तो एक अनुसंधानकर्ता के लिए अनुसंधान में ये एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु होता है, अनुसंधान के अभिकल्प का प्रतिपादन करना, रिसर्च डिजाइन को फॉर्मुलेट करना। अगला जो चौथा चरण होता है वो है दत्तों के संकलन हेतु वैज्ञानिक प्रविधियों, उपकरणों एवं मापनों का विकास। जो टूल्स और टेक्निक्स हैं, वो टूल्स और टेक्निक्स का डेवलपमेंट या पहले से उपस्थित हैं तो उनका चुनाव, ये चौथा बिंदु है। जब एक अनुसंधानकर्ता ने अनुसंधान कैसे किया जाना है, किस प्रकार किया जाना है, ये अनुसंधान अभिकल्प का निर्माण कर लिया, तो अब उसके सामने अगली जो समस्या उत्पन्न होती है वो ये है कि दत्तों का संकलन करे, और दत्तों का संकलन कौन से टूल्स और टेक्निक को अपनाकर वह करे, यहाँ पर इसका निर्धारण होता है। तो आवश्यकता के अनुसार वह नए टूल्स और टेक्निक्स का डेवलपमेंट कर सकता है या पहले से प्रचलित अगर उपयुक्त उपकरण हैं, प्रविधियां हैं, तो उनका वह प्रयोग कर सकता है। छठा जो चरण है वह है दत्तों का संकलन। यहाँ तक अनुसंधानकर्ता ने समस्या के चयन से लेकर प्राकल्पना का निर्माण, अनुसंधान अभिकल्प का प्रतिपादन और सूचनाओं को संकलित करने की प्रविधियों और उपकरणों का विकास कर लिया है। अब इस निर्धारित अनुसंधान अभिकल्प के दायरे में रहते हुए चयनित उपकरणों के माध्यम से सूचनाओं का संकलन यहाँ अनुसंधानकर्ता को करना है। सूचनाओं के संकलन में वह अवलोकन, साक्षात्कार या अन्य कोई प्रविधि को अपनाते हुए उस समस्या से संबंधित इकाइयों से संपर्क करता है और वहाँ से उन सूचनाओं को प्राप्त करते हुए उनका अभिलेखन करता है। अभिलेखन में
उसे अत्यंत सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर थोड़ी सी भी असावधानी होगी तो वह वांछनीय परिणाम तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए दत्तों का संकलन एक महत्वपूर्ण चरण या पड़ाव इसका है। अगला जो चरण है वो चरण है दत्तों का प्रक्रियाकरण। जितनी सूचनाएं संकलित की गई हैं उन सूचनाओं की प्रोसेसिंग अनुसंधानकर्ता के लिए करना अनिवार्य है। वह अपना जो दत्त सामग्री है उसका संपादन, उसका वर्गीकरण, उसका श्रेणीकरण तथा संकेतीकरण करता है और इसके उपरांत सारणीकरण करता है। उनकी एडिटिंग, उनका क्लासिफिकेशन, उनका कोडिफिकेशन, ये सब करके वो टेबुलेशन करता है। क्योंकि जितनी सूचनाएं प्राप्त होती हैं वे सूचनाएं वृहद होती हैं, वलयाकार होती हैं। उन सूचनाओं को हम ये कहें कि समझने योग्य या प्रस्तुत करने योग्य बनाने के लिए विभिन्न विशेषताओं के आधार पर उनका श्रेणीकरण किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है, अन्यथा वे सूचनाएं निर्वचनीय नहीं होंगी। उनको निर्वचनीय बनाने के लिए, उनको व्याख्यात्मक बनाने के लिए, उनको आसानी से समझने योग्य बनाने के लिए डाटा प्रोसेसिंग की जानी आवश्यक होती है। सूचनाएं हैं वे विभिन्न प्रकार की विशेषताओं वाली होती हैं, उनके गुण अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरह की इकाइयां अलग अलग तरह की सूचनाएं दे सकती हैं। वे सूचनाएं वर्णनात्मक प्रकृति की सामान्यतः होती हैं, इसलिए उनको संख्यात्मक प्रकृति में बदलना होता है। संख्यात्मक प्रवृत्ति में बदलने के लिए विभिन्न विशेषताओं और गुणों के आधार पर सारणीकरण करना पड़ता है और इस सारणीकरण से पहले उनका संपादन होता है, श्रेणीकरण होता है, वर्गीकरण होता है। तो ये डाटा प्रोसेसिंग का पार्ट इसका छठा चरण रहता है। सातवां जो चरण है वो सातवां चरण है दत्तों का निर्वचन एवं विश्लेषण, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। जो सूचनाएं, जो दत्त सामग्री हमें उपलब्ध हुई है सारणीकरण के माध्यम से वो हमारे सामने अब आई है, तो उस सारणीकरण के माध्यम से जिनमें विभिन्न विशेषताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों का निर्माण किया गया है, अब उन डाटा का एनालिसिस किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है कि इकाइयां क्या संकेत देती हैं और ये विश्लेषण के बाद में उनका निर्वचन किया जाता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है कि जो प्राकल्पना हमने निर्मित की थी उस प्राकल्पना किससे संबंधित सूचनाएं हैं, संदर्भित सूचनाएं हैं, या ये सूचनाएं किस तरह के संकेत अध्ययन समस्या के संदर्भ में दे रही हैं। तो दत्त सामग्री से जो परिणाम मिले हैं उनका मूल्यांकन यहाँ पर होता है परीक्षण के माध्यम से। अगला जो स्टेप है, आठवां स्टेप है, वो है सामान्यीकरण तथा सिद्धांत निर्माण। जो डाटा कलेक्शन हुआ उस डाटा कलेक्शन के माध्यम से हमने सारणीकरण किया, डाटा प्रोसेसिंग की और डाटा प्रोसेसिंग के बाद में डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन किया। तो इंटरप्रिटेशन के बाद में जो निष्कर्ष निकलता है उस निष्कर्ष को हम उस पूर्ण समग्र पर लागू करने का प्रयास करेंगे, जिसको हम सामान्यीकरण कहते हैं। कि जो समस्या हमने चयनित की है उस समस्या से संबंधित क्षेत्र की सभी इकाइयों पर हमने जो सूचनाएं संकलित की हैं उन सूचनाओं से प्राप्त निष्कर्ष लागू होता है अथवा नहीं। तो समग्र पर लागू करने से संबंधित जो कथन हम निर्माण करते हैं वो सामान्यीकरण कहलाता है और इसी के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं एक थियरी डेवलप की जाती है, थियरी बिल्ड की जाती है, जिसको सिद्धांत निर्माण कहा गया है। और सिद्धांत का निर्माण करना ही प्रत्येक अनुसंधान का या अध्ययन का लक्ष्य होता है। तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति का ये आठवां और महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें वह जनरलाइजेशन के माध्यम से थियरी बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है। इसका अंतिम और महत्वपूर्ण जो चरण है वो है रिपोर्ट को प्रिपेयर करना और उसको प्रेजेंट करना। तो हम ये कहें प्रतिवेदन का निर्माण और प्रस्तुतिकरण। एक व्यक्ति ने अच्छे ढंग से वैज्ञानिक तरीके से सूझबूझ के साथ
अपने पूर्व अनुभव और उपलब्ध साहित्य के अध्ययन के आधार पर जो जिज्ञासा उसके मस्तिष्क में उपस्थित हुई, उसके आधार पर समस्या का चयन किया, उसका चुनाव किया। उसके बाद में उसने प्राकल्पना अत्यंत सूझबूझ के साथ निर्मित की। फिर उसने रिसर्च डिजाइन को बनाया। रिसर्च डिजाइन के बाद में उस रिसर्च डिजाइन के दायरे में, उस अनुसंधान अभिकल्प के दायरे में रहकर सूचनाएं कैसे कलेक्ट की जाएंगी, किसके माध्यम से कलेक्ट की जाएंगी, उन टूल्स और टेक्निक्स का डेवलप किया या उनका सिलेक्शन किया। जो सूचनाएं जिस टूल्स और टेक्निक्स से कलेक्ट की जानी है, उनको इस्तेमाल करके उन्होंने डाटाओं को कलेक्ट किया, दत्तों का संकलन किया। संकलन करके बहुत ही सावधानी पूर्वक डाटा प्रोसेसिंग का कार्य किया। प्रोसेसिंग का कार्य करने के बाद में उसने जो कार्य किया, अनुसंधान या अध्ययन की समस्या से संबंधित, वो था दत्तों का विश्लेषण और इंटरप्रिटेशन करने का। विश्लेषण और इंटरप्रिटेशन भी उसने बहुत ही अत्यंत सावधानी पूर्वक वैज्ञानिक पद्धति के टूल्स और टेक्निक्स को अपनाते हुए किया। यहाँ से वह आगे बढ़ते हुए सिद्धांत सामान्यीकरण के माध्यम से सिद्धांत निर्माण तक पहुँच गया। लेकिन अभी तक उसके द्वारा किए गए अध्ययन का उन लोगों को पता नहीं चला जिन लोगों से उसने सहयोग लिया था, सहायताएं प्राप्त की थी। उनकी भी जिज्ञासा हो सकती है कि उनके द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं का परिणाम क्या निकलेगा, क्या किस तरह से वो समूह के बारे में भविष्यवाणी करती हैं, समूह के बारे में टिक्का टिप्पणी करता है, ये अनुसंधान उनकी जिज्ञासा हो सकती है। दूसरे लोग जो इस अध्ययन से संबंधित नहीं हैं, लेकिन वे भी जिज्ञासा रख सकते हैं कि अमुक के द्वारा किया गया अध्ययन किस तरह के परिणामों को प्राप्त करता है, निष्कर्ष कैसे हैं। इसलिए उसको एक प्रतिवेदन का निर्माण करना आवश्यक हो जाता है। बिना प्रतिवेदन के निर्माण किए हुए सिद्धांत निर्मित करके छोड़ देना, बहुत सारे लोगों से वो चीज़ छुपी हुई रह जाती है। इसलिए जैसे गुडे और हार्ट कहते हैं कि शोध प्रक्रिया वैज्ञानिक के लिए बड़ी ही रोचक व आकर्षक होती है, फिर भी आगे पीछे ऐसी स्थिति आ जाती है जबकि प्रतिवेदन या रिपोर्ट तैयार करना आवश्यक हो ही जाता है। बहुत ही सावधानी और वैज्ञानिक पद्धति के सारे चरणों को अपनाते हुए, पूर्णतः निष्पक्ष और निरपेक्ष रहते हुए एक वैज्ञानिक ने अध्ययन किया। लेकिन जब उसने प्रतिवेदन बनाकर अगर सामने प्रस्तुत नहीं किया है, तो उस सिद्धांत का जो निर्माण है वो लोगों के लिए प्रकाश में नहीं आएगा। इसलिए उससे जुड़े हुए लोगों की और दूसरे जो जिज्ञासु लोग हैं उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए, या समूह है और समाज के हितों के लिए उनसे संदर्भित जानकारियां उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिवेदन का निर्माण आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार हम किसी भी विषय से संबंधित अध्ययन में आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें समस्या के चयन से लेके प्रतिवेदन के निर्माण तक के चरण क्रमबद्ध रूप से होते हैं। धन्यवाद।